लोग शुगर्स बोलते हैं। और शुगर की सैकराइड्स हम लोगों ने पढ़ा था, मोनोसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड। और फिर मोनोसैकराइड में कार्बन के नंबर मिनिमम 3, मैक्सिमम 7, और 3 वाला ट्रायोज, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, और इन सब के एग्जाम्पल और इनके लीनियर स्ट्रक्चर और साइक्लिकल स्ट्रक्चर। साइक्लिकल में मुझे इतनी रुचि क्यों है, मैं इतना क्यों सोचना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज पेज नंबर 145 में कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं जिनमें से पहले 2 स्ट्रक्चर पेंटोज के हैं और हेक्सोज के हैं। पेंटोज में सारी पेंटोज के स्ट्रक्चर हैं कि राइबोज के हैं, और हेक्सोज में सारी हेक्सोज ग्लूकोज, और इनकी 6 पोजीशन। मैंने बोला था हो सकता है बायोलॉजी का टीचर कभी एनोमेरिक कार्बन को और उसके OH की पोजीशन को ऊपर नीचे कर दे, लेकिन वो पोजीशन आपको खुद देखनी है जो NCERT में दी गई है। कौन रिंग के अंदर OH गया, कौन रिंग के बाहर, तो वो आपको सीखना है और उसको आपके केमिस्ट्री टीचर अच्छी तरीके से सिखाएंगे। वो सारे कार्बन आपको और हाइड्रोजन और उनकी पोजीशन बताएंगे। मैं फिलहाल आपको जो बता सकता था मैंने आपको बताया। आज इसी कड़ी में हमारे पास दूसरा बेटा बायोमॉलिक्यूल है जिसे हम लोग अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। और पहला ही पॉइंट ये बताया जाता है कि अमीनो एसिड दे आर डेरिवेटिव ऑफ मीथेन of methane CH4, लेकिन with some special group, कुछ स्पेशल ग्रुप के साथ मीथेन के डेरिवेटिव्स आगे चल के बेटा अमीनो एसिड बनाते हैं। और उन्होंने मीथेन के चारों हाइड्रोजन आपके सामने रखे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन, और बोला कि जब भी आपको इस मीथेन से अमीनो एसिड बनाना है तो कुछ पेक्यूलियर पैटर्न फॉलो करने पड़ेंगे। एक ही कार्बन के चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। एक ग्रुप है NH2, दैट इज नोन एज अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप। दूसरे में मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बाय COOH ग्रुप, दैट इज नोन एज एसिड ग्रुप। अब एक साथ पढ़िए, एक साथ बोलो। तो देयर इज अमीनो ग्रुप एंड एसिड ग्रुप इन डिफरेंट कार्बन और सेम कार्बन। तो ये बात याद रखना, ऐसा ना हो कि अमीनो ग्रुप भी हो और एसिड ग्रुप भी हो और 2 अलग अलग कार्बन में हो। मुझे एक ही कार्बन में अमीनो चाहिए, उसी में एसिड चाहिए। इसके अलावा एक H की जगह R चाहिए। R आप जानते हो इट इज एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। अगर एरोमेटिक हुआ तो एराइल, और अगर एलिफेटिक हुआ तो एल्काइल। एल्काइल ग्रुप दे आर द कार्बन चेन, और एक रहेगा H। तो बेसिकली नॉट ऑल अमीनो एसिड, मैंने नहीं बोला नॉट ऑल अमीनो एसिड, मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड आर द कायरल। कैसी हैं बताओ, ये और ये और ये और ये सब एक जैसे कि अलग अलग। क्या मैंने बोला ऑल अमीनो एसिड आर कायरल? ऐसा नहीं बोला। अब सुनो, ज्यादातर समय पर देखो, अच्छे बच्चे वो हैं जो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर समय पर इन 3 ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं होगी। चेंज NH2 की, H की, COH, बिकॉज R इज वेरिएबल, ये कुछ भी हो सकता है, तो R वेरी करता जाएगा, और R के वेरिएशन के इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं। इनफाइनाइट वे से ये वेरी कर सकता है। अब देखना, कुछ लोग बोलेंगे सर आपने इनफाइनाइट वे की अमीनो एसिड पढ़ाई थी। मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला कि R इनफाइनाइट तरीकों से बदल सकता है, लेकिन अमीनो एसिड अगर नेचुरल हैं, कैसी हैं, तो उनके R केवल 20 प्रकार से बदल सकते हैं, 20 टाइप से बदल सकते हैं। और इसीलिए
अमीनो एसिड आर 20 अमीनो एसिड। कितनी अमीनो एसिड है? तो वैसे पॉसिबिलिटी तो बेटा इनफाइनाइट है, इनडेफिनिट है, इनफाइनाइट है, कितना भी आर का कार्बन बढ़ा दो, लेकिन इन नेचुरल कंडीशन नेचर में हमारे पास केवल 20 अमीनो एसिड है। तो इतना पढ़ाने के बाद जो बच्चा इन चारों ग्रुप को ध्यान सुन लेगा, एक ही कार्बन में NH2 हो, उसी कार्बन में COH हो, उसी कार्बन में H हो, एंड द सेम कार्बन इट विल हैव एल्काइल ग्रुप। याद रखना, हमने जब पढ़ा था, आपको भी पढ़ाया गया होगा, COH ग्रुप के बाद वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन। तो याद रखना, अल्फा कार्बन पर ही सब कुछ है। अल्फा कार्बन पर एल्काइल ग्रुप है, अल्फा कार्बन पर NH2 ग्रुप है, एंड दैट्स व्हाई समटाइम दीज अमीनो एसिड आर आल्सो नोन एज अल्फा अमीनो। व्हाई अल्फा अमीनो? अल्फा कार्बन पर NH2 ग्रुप होने की वजह से इसे बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। तो याद रखना, इनका मेन फंक्शनल ग्रुप है एसिड, जिसकी अल्फा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है, जिसका आर पॉसिबिलिटी तो यह है कि वो इनफाइनाइट तरीके से बदल सकता है। इनफाइनाइट पॉसिबल वे हो सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट पॉसिबल वे से बदला नहीं है। नेचर ने उसे कितनी तरीके से बदला है? 20। इसलिए नेचर में कितनी बेटा अमीनो एसिड है? 20 अमीनो एसिड है। इतना अगर आपको आ गया तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। बस एक बार पूछने का मेरा मन करता है, मैं पूछ लेता हूं। अमीनो एसिड आर मीथेन डेरिवेटिव। मीथेन डेरिवेटिव है। मीथेन के चारों हाइड्रोजन को हम लोग एक एक करके बदल रहे हैं। एक जगह लग रहा है NH2, उसी पर COH, उसी पर R, उसी पर H। 3 नहीं बदलेंगे। बोलो कौन कौन? NH2, COH। क्या बदल जाएगा? R बदलने के पॉसिबल वे इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन नेचर में कितने 20 प्रकार की अमीनो एसिड है। तो मैं बच्चों से एक बार कहता हूं कि फिर इसे लिखते हैं हम लोग। इट इज COOH NH2। मैं तो भैया ऐसे ही पढ़ता हूं जितनी केमिस्ट्री मुझे आती। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ये H, ये 3 नहीं वेरी करेंगे। वेरी करने पर जब कभी आएगा तो वेरी करेगा R। अब सर R कितने तरीके से वेरी कर सकता है? इट इज 20 टाइप्स। कितने तरीके से? तो मुझे 20 अमीनो एसिड आपको लर्न कराने हैं और आपको करने हैं। देखते जाओ। अगर R की जगह H हुआ, क्या हुआ? चलो करके देखते हैं। R की जगह H हुआ तो यहाँ पर H, यहाँ C, यहाँ COOH, यहाँ NH2 और यहाँ पर H। ये तीनों को वेरी नहीं करना था, नहीं किए। R की जगह H आया। बताइए टोटल कितने कार्बन? 2। तो मिनिमम कार्बन जिसका अमीनो एसिड हो सकता है 2 कार्बन का अमीनो एसिड मिनिमम कार्बन के साथ आएगा। इससे छोटा अमीनो एसिड पॉसिबल नहीं है। आप पढ़ो। यस। शुगर कितने कार्बन की मिनिमम? 3। क्या बोलते थे? ट्रायोज के एग्जाम्पल ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसिड। बैठ जाओ। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था शुगर मिनिमम कितने कार्बन रखती है, तो आज हम लोग पढ़ पाए कि अमीनो एसिड में मिनिमम कार्बन, और हमने देखा कि ये अमीनो एसिड का कार्बन कायरल जुड़ा ही है, बेचारी बांध रही है, और तुम देख रही हो कैसे बांध रही है। तब तक तुम्हारा अमीनो एसिड निकल गया और वो भी अपना डिजाइन से बांध रही है। तुम्हें सीखनी है, बाद में सीख लेना है। गुस्सा रही है, देखो बदतमीज, तू पढ़ाता क्यों नहीं है? पढ़ा बेटा, अजीब हूं मैं, पता किस सेंस में? बच्चा अगर आसानी से बैठा है तो बैठा रहता है, जैसे वो उल्टी सीधी हरकत करता मेरी नजर पता नहीं क्यों वहां पड़ जाती, और तुम ऐसे देख रही हो। क्या नाम है? सौम्या, पहली क्लास है और फिर भी तुम ऐसा कर रही हो। तुम्हें मालूम है कितना खड़ूस है तुम्हारा टीचर? आओ
R की यहां पर क्या लगाया NH2, यहां पर, यहां R था, R की जगह H, तो मिनिमम कितने कार्बन? R की जगह H आया तो ऐसे अमीनो एसिड का नाम ग्लाइसिन। फिर से बोलो, इट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। आपकी एनसीईआरटी में दिया है, आप ध्यान से सुन लीजिए, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, इससे सिंपल अमीनो एसिड दुनिया में नहीं है, नेचर में, नेचुरली सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। बोलते हैं सर R की जगह अगर हम CH3 रख दें, और रख के देखते हैं, R की जगह CH3 रखो, CH3 C COOH, it is NH2 and it is H। ये तीन वेरी नहीं करने हैं, वेरी R किया, R की जगह CH3 रखा, इसका नाम है एलानिन। बोलो, सेकंड मोस्ट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज एलानिन, एंड एलानिन माय डियर इज हैविंग द कायरल कार्बन। कैसा? सो एलानिन में कायरल कार्बन है। बोले R की जगह सर CH2OH रख देते हैं, चलो CH2OH मिथाइल हाइड्रोक्साइड, C ओके COOH NH2 NH। अब की बार R की जगह बड़ा ग्रुप रखा, नाम है CH2OH, इसे बोलेंगे सीरीन। देखो बेटा, तुम गुस्सा करो या कुछ भी करो, मैं 20 अमीनो एसिड तुमसे पूछूंगा, 20 में 3 आपको आ गई, 17 बची हैं, तो मैं एक एक करके बताता जाऊंगा। R की जगह H तो ग्लाइसिन, इट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ग्लाइसिन। R की जगह CH3 तो एलानिन, एलानिन सेकंड मोस्ट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। बोलो एलानिन। मैंने क्वेश्चन बनाया, द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड विद कायरल कार्बन, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, हाँ मैंने दोनों बार सिंपलेस्ट पूछा, लेकिन एक बार तुमने ग्लाइसिन दिया और एक बार एलानिन, तो तुम बोलोगे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड विद कायरल कार्बन, एलानिन। अगर R की जगह CH2OH आ गया तो सेरीन। ये तीनों आपकी पेज नंबर 145 में बनी है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तीनों अमीनो एसिड बनी हुई है। तो बताओ कौन से तीन ग्रुप बदलते नहीं हैं? NH2, COH और N। पक्का? चलो मैं हटा रहा हूं इसको। बताओ मीथेन में चारों हाइड्रोजन में एक जगह R, एक जगह NH2, एक जगह COH और एक जगह। मैंने बोला था अमीनो एसिड का बढ़िया नाम अमीनो एसिड है कि अल्फा अमीनो, क्योंकि COH के बगल वाला कार्बन अल्फा, और अल्फा कार्बन पर ही क्या है? NH2, and that's why it is known as alpha amino acid। और अल्फा अमीनो एसिड में तीन तो वेरी नहीं करेंगे, वेरी कौन करेगा? R कितने तरीके से वेरी किया? तीन तरीके से किया, और आपको आया? बोलो। R की जगह H, R की जगह CH3 एलानिन, R की जगह CH3। पक्का? बेटा तकलीफ हो रही बैठने में? गैप मास्टर, हाँ कि सर अब मन नहीं कर रहा, अभी पहले भी केमिस्ट्री पढ़ी और आप भी केमिस्ट्री पढ़ाने लगे, ये कौन सा, हम तो बायोलॉजी पढ़ने आए थे। अब बैठ गए तो बैठ गए, अब तो बेड़ा पार करना ही पड़ेगा। अब सुनो कि अगर मेरे पास NH2 हो और COH हो और H हो और R हमें मालूम नहीं कि क्या है, तो हम बोल रहे कि अगर R को हटा दो तो NH2 इज अ बेसिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप, एंड COH इज एसिडिक ग्रुप। और अगर अमीनो एसिड में एक एसिडिक और एक बेसिक ग्रुप है तो हम इसे न्यूट्रल कंसीडर करते हैं। ये न्यूट्रल होता है कि नहीं होता मुझे नहीं मालूम, वो अपने सर से पूछना। इसे क्या कंसीडर करते हैं? वी कंसीडर इट न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि उसमें एक बेसिक ग्रुप है और एक एसिडिक। अब R अभी उसने ऑप्शन खोले नहीं, बोलते हैं कि मान लीजिए R हमने कोई ऐसा ग्रुप लगाया जिसमें R के साथ COH है, R के साथ
तो ओवरऑल कंपाउंड में COH का नंबर किसके रेस्पेक्ट में? NH2। तो बताइए ओवरऑल अमीनो एसिड। तो अगर मैं इसे बोलूं कि कुछ अमीनो एसिड R में COH होने की वजह से एसिडिक हो जाती हैं, या फिर किसी एसिडिक ग्रुप के होने की वजह से, किसी भी कि वो होने की वजह से उनका नेचर कैसा हो जाता है? एसिडिक। तो आपको कुछ एसिडिक अमीनो एसिड के नाम मालूम होने चाहिए। 2 नाम मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से एक का नाम है एस्पार्टिक एसिड। बोलो क्या नाम है? एस्पार्टिक एसिड। और एक का नाम है ग्लूटामिक एसिड। तो बेटा ये दोनों अमीनो एसिड भी आपको लर्न करने हैं। 3 और 2 5 अमीनो एसिड हो चुके हैं। पांचों के नाम: ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, और इसके बाद एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक। और अगर यही कॉन्सेप्ट मैं दोबारा फिर से लिखूं कि मान लीजिए एक NH2 ग्रुप है, एक CCOH ग्रुप है और एक H ग्रुप है, इन 3 को तो वेरी नहीं कर सकते। R के साथ कोई बेसिक ग्रुप लगा हुआ है, R इटसेल्फ इज अ बेसिक, क्योंकि ये वेरिएबल। तो बताओ बेसिक लोगों का नंबर घटा कि बढ़ गया? हाँ? और बेटा एसिडिक का बेसिक के रेस्पेक्ट में कम हो गया। बताइए ये अमीनो एसिड क्या कहलाएगा? तो देयर आर सम अमीनो एसिड आर बेसिक इन नेचर। कुछ अमीनो एसिड है जो बेसिक है। इनके 3 नाम हैं। वन इज लाइसिन, लाइसिन इस बार पूछा गया, और एक कौन? आर्जिनिन, और एक है हिस्टिडिन। इस बार पूछा गया था कौन सा? लाइसिन। अब आपने ध्यान से सुना नहीं, टोटल हो गए 8। मुझे 8 अमीनो एसिड के नाम चाहिए बिना रटे। ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन। ऐਵੇਂ ही पूछा मैंने कि अगर मैं तुमसे पूछूं, मैं इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पर तुमसे पूछूं कि NH2, C, COOH और H और H ये कौन सा अमीनो एसिड है? पता नहीं। तो मैं बोलूं इसमें एक एसिडिक और एक बेसिक, ये वाला और ये वाला। तो बताइए क्या कंसीडर किया जाएगा? न्यूट्रल। तो क्या ग्लाइसिन एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है? यस। अब आप कहोगे सर NCERT में नहीं दिया होगा, भाड़ में जाए। एलानिन एक, अरे एलानिन एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, पर मैं इन दोनों के नाम लिख चुका हूं और मुझे नाम गिनना है। टोटल कितने हो गए? 8। तो न्यूट्रल में इन दोनों के अलावा 3 लोग और हैं। कितने लोग हैं? तो टोटल कितने अमीनो एसिड हैं न्यूट्रल? 5, जिनमें 2 के मैं नाम नहीं लिखने जा रहा हूं। कौन कौन? लाइसिन, एलानिन, क्योंकि लिख चुका हूं। अब 5 न्यूट्रल अमीनो एसिड में से एक अमीनो एसिड आपकी बुक में लिखा है, इट इज वैलीन। बोलो क्या लिखा है? तो बताओ वैलीन अमीनो एसिड कैसा है? और मैं 2 लोगों के नाम बताऊंगा, एक ल्यूसीन और उनकी एक बहन जी आइसोल्यूसिन। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। तो कभी पूछा जाए 5 न्यूट्रल अमीनो एसिड के नाम बता पाओगे? बोलो। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। ये NCERT में दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। ये वाला नहीं दिया, ये वाला दिया है। अगर आप NCERT पढ़ोगे तो आपको केवल वैलीन एज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड दिया है। इसका मतलब केवल वैलीन न्यूट्रल एसिड हो ऐसा जरूरी नहीं। तो हमने तो 8 में 3 जोड़ दिए, टोटल कितने? 11। तो अब फिर से मैं एक काम करूंगा, आपको बुरा लगे भरा लगे, 11 अमीनो एसिड एक साथ मुझे बोलेंगे आप? चलो बोलो। ग्लाइसिन, इधर मत देखा करो। ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीन, वैलीन, ल्यूसीन। हो गया? सर नहीं हुआ। आया?
हाँ, अब इसे बाय बाय करते हैं। अगर कोई बच्चा ग्रुप ही पकड़ लेगा तो कभी नहीं भूलेगा। आर की जगह H, CS3, CS2OS, 3 निकल गए। दूसरा ग्रुप एसिडिक, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। वो तो खुद ही अपना नाम एसिड बोल रहे। नाउ बेसिक, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन। फिर से लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन। ओके, एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया। न्यूट्रल, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोलेट। 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11। ओके, इसके बाद एनसीईआरटी बोलती है देयर आर सम एरोमेटिक अमीनो एसिड। ज्यादा केमिस्ट्री मुझे नहीं आती, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि कहीं पर भी बेंजीन का नाम चल जाए तो बताओ, बेंजीन एक एलिफेटिक कंपाउंड की एरोमेटिक? सर एरोमेटिक, ये बेंजीन है। लेकिन मैं इसी कंपाउंड में अगर ये लगा दूं, इस ग्रुप का नाम फिनॉल, ये एल्काइल है कि फिनाइल है? अरे इतनी केमिस्ट्री तो तुमको बहुत पहले से आती है, हम कोई नई चीज थोड़ी ना पढ़ा रहे। बोलो क्या है? फिनाइल। ये बेंजीन का ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग, दैट इज नोन एज फिनाइल। चलिए इधर देखिए, अब मैं कुछ करने जा रहा हूं, मेरी मदद करिए। चलिए, C की के बाद COOH, यहां पर है NH2, ये वेरी नहीं करना, और यहां पर है H, यहां लगाया मैंने CH3। बुलाओ ये क्या है? भूल गए। अगर मैं इसका H एक कम कर दूं, CH2, और इसमें लगा दूं फेनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? बताओ, ये कौन सा ग्रुप? फेनाइल। फेनाइल ना होता तो क्या थी? एलानिन। तो पूरा नाम। अब बताओ, फेनाइल एलानिन जैसे ही बनी, क्या इसको रटने की जरूरत है कि इसमें बेंजीन है? बेंजीन है। फेनाइल एलानिन में अगर बेंजीन का ग्रुप है तो ये कैसी होगी? कैसी होगी? तो बताओ मुझे, कोई बोले एरोमेटिक अमीनो एसिड का सर नाम नहीं पता चल पा रहा, बोलो कौन सा? फेनाइल एलानिन। फेनाइल एलानिन। खड़े हुआ। यस यस यस। क्या नाम है आपका? हाँ, पहली क्लास है, पढ़ चुके हो? ऐसे ही मैंने कभी नहीं पढ़ाया तुमको, बस ऐਵੇਂ ही पूछ रहा हूं। तुमने कभी फेनाइल क्यूटोन्यूरिया नाम डिसीज सुनी है? अगर नहीं सुनी तो तुम्हें बताया गया होगा कि फेनाइल एलानिन किसमें चेंज होता है? टायरोसिन। फिर से बोलो। तो फेनाइल एलानिन अगर एरोमेटिक है, कैसा है? तो टायरोसिन भी क्या होगा? एरोमेटिक। तुमने नहीं पढ़ी, याद नहीं है? फेनाइल क्यूटोन्यूरिया। चलो अब की बार जेनेटिक्स मत छोड़ना, क्लास पढ़ना, बैठो। तो याद रखना, फेनाइल एलानिन के अलावा there is one more molecule, it is known as tyrosine. Tyrosine is a aromatic compound. Tyrosine के अलावा there is one more molecule, it is known as tryptophan. tryptophan का भी नाम बेटा एरोमेटिक में लिया जाता है। तो 11 में 3 जोड़ो, कितने हो गए? 14। एक साथ 14। आपको बुरा लगेगा, आपको मालूम, मुझे मालूम है बुरा लगेगा। एक साथ 14 बोलने हैं और बिना देखे बोलने हैं, वही लोग अच्छे लोग होंगे। बोलो। ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोलेट, एरोमेटिक, फेनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। टोटल कितने हो गए? 14। 20 अमीनो एसिड में 14 हम लोग को याद है, और थोड़ी देर पहले में लगता था कैसे याद होगा। याद हो गया। अब देखो, इतना पढ़ लेने के बाद 2-3 बातें और याद रखनी है। कुछ अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग होते हैं। देयर आर 2 अमीनो एसिड विच आर सल्फर कंटेनिंग, और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में 2, एक है मिथियोनिन
और दूसरी है सिस्टीन, मिथियोनिन एंड सिस्टीन। तो 14 और 2 16। अच्छा इधर देखो, इसके अलावा देयर आर टू अमाइड्स विच कंसीडर्ड एज अमीनो एसिड, जिनको अमीनो एसिड माना जाता है। ये 2 अमाइड्स है जिन्हें हमें अमीनो एसिड मानना है। और यकीन मानिए अगले चैप्टर में ना, मिनरल न्यूट्रिशन नाम के चैप्टर में हमारे कोर्स में है, तो भूलना मत कि नहीं सर नहीं है। अमाइड्स भी हमारी एनसीईआरटी में लिखी है, इस चैप्टर के बजाय किसी दूसरे चैप्टर में लिखी, मैं उनको यहां पर उठा के ला रहा हूं। देयर आर 2 अमाइड्स विच आर कंसिडर्ड एज अमीनो एसिड। अच्छा, अमाइड क्या होता है? बोलते हैं जब भी कोई COH ग्रुप NH2 ग्रुप के साथ बेटा रिएक्शन कर लेता है तो एक बनता है, क्या बनता है? CONH2 बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? CONH बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? रादर NH2 बॉन्ड है, CONH2 सही रहेगा? नहीं, CONH। तो बताओ ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? अमाइड। कौन सा बॉन्ड? तो अमाइड बॉन्ड अगर है तो कौन सा ग्रुप यूज हो जाएगा? COH। और मैंने आपको सिखाया है कि मुझे NH2 छेड़ना नहीं है, C छेड़ना नहीं है, COH को बिल्कुल छूना नहीं है और H को नहीं छूना। बताओ किसी भी अमीनो एसिड में कौन से ग्रुप नहीं छूने? बोलो कौन? NH2 H COH। तो फिर अमाइड किससे बनेगी? इससे तो बनेगी नहीं। R के COH में, R के, और बताओ R में COH कितने लोग रखते हैं? 2। भूल गए कितने लोग? एक कौन? एस्पार्टिक एसिड। फिर से बोलो। और एक कौन? ग्लूटामिक। तो R में COH रखने की क्षमता किसके पास है? 2 लोग। एक कौन? एस्पार्टिक। दूसरा, तो इसका मतलब अमाइड बनाने की क्षमता भी कितने लोगों के पास? 2। एक कौन? एस्पार्टिक एसिड। और एक, तो बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड के अमाइड का नाम होता है एस्पेराजीन। बोलो क्या नाम? नाउ दिस एस्पेराजीन इज नाउअडेज कंसीडर्ड एज अमीनो एसिड बिकॉज हमें इन 3 ग्रुप से मतलब है। ये फिक्स है, ये तो वेरिएबल हो सकता है। एंड नाउ ग्लूटामिक एसिड विल फॉर्म ग्लूटामीन। बोलो क्या? तो 14 और 2 16, और 16 और 2 18 अमीनो एसिड पढ़ लिए। किसी की क्षमता है बताने की? 18 के 18 5-6 ग्रुप है। पहला नॉर्मल ग्रुप था, R चेंज कर रहे थे, फिर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एरोमेटिक और इसके अलावा सल्फर कंटेनिंग। मुश्किल तब आती है जब आप इसको रट्टा मारने लगते हो, तभी मुश्किल आती है। चलो मैं पहले 20 कर दूं तभी आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं 18 अमीनो एसिड के बाद 2 ऐसी अमीनो एसिड हैं जिनको हमें लर्न करना पड़ेगा कि अगर मुझे अमीनो एसिड के टोटल पॉइंट याद रखने हैं, टोटल पॉइंट मतलब 18 की 20 और ये कितने हैं? 18। तो मुझे टोटल पॉइंट याद रखने के लिए 2 अमीनो एसिड के नाम और याद रखने पड़ेंगे। टोटल पॉइंट, T फॉर थ्रियोनिन, T फॉर थ्रियोनिन और पॉइंट फॉर प्रोलिन। तो प्रोलिन और थ्रियोनिन, दीज आर द 2 मोर अमीनो एसिड एंड आफ्टर ऑल देयर आर 20 अमीनो एसिड। बुक में मत देखो, वो नहीं मिलेंगे, बुक में केवल 3 दिए, नहीं बुक में 9 दिए, बुक में 9 दिए, 8 या 9 दिए, मैंने 11 एक्स्ट्रा पढ़ा है। हाँ सर हमको नहीं आए, आए कि नहीं आए? आए। हाँ अभी पूछ लेते हैं कितना आए कितना गए। कल सुना है भारत बंद है, ये सही है? किसान आंदोलन, लॉकडाउन तो नहीं है? तो भारत बंद होने पर क्या होगा? कोचिंग नहीं बंद होगी। कोचिंग क्यों बंद होगी? भारत बंद तो बंद, किसान अपना काम करें, बच्चे अपना काम कर रहे हैं।
और ये बात किसी को मालूम चल गई तो डंडे पड़ेंगे, पता नहीं क्या होगा। हटा दें। अब देखते हैं नोटबुक बंद करने के बाद 20 अमीनो एसिड के नाम कितने बच्चे बता पाएंगे। बातें नहीं करो मेरे बच्चे, क्यों बतियाते हो? अगर आपको आता है तो क्लास में मत आओ, टाइम अपना बचाओ, कुछ और करो। आर की जगह एच, मम्मी का समय का नोटबुक और बुक देखी तो आर की जगह एच, एक हो गया, सबको आता है। आर की जगह CS3, आर की जगह CS2OS, 3 NCERT में दिए, ये हमको आ गए। एसिडिक, एस्पार्टिक, एस्पार्टिक एसिड है 5 हो गए। बेसिक, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, 5 हो गए। देखो भाई 8, 5 और 3। इसके बाद न्यूट्रल, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोलेट, 11 हो गए। फिर एरोमेटिक, फेनाइल एरोमेटिक, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, 14 हो गए। सल्फर कंटेनिंग, मिथियोनिन एंड सिस्टीन, अमाइड हो गया। एस्पराजी ग्लूटान, एस्पार्टिक एसिड से एस्पराजी ग्लूटामिक एसिड से, पक्का। और 18 के बाद T फॉर थ्रियोनिन, P फॉर। थैंक यू। Now, these amino acids, they are of 2 types. One is known as essential amino acid. दूसरे तरीके के अमीनो एसिड हैं जिन्हें हम बोलेंगे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड जिनको बॉडी नहीं बना पाती, बॉडी कैन नॉट प्रिपेयर these amino acid. So these amino acid are taken from food. इसलिए ये अमीनो एसिड हमें फूड से लेने पड़ते हैं और इसीलिए हम इन्हें इतना इसेंशियल मानते हैं कि अगर खाने में ये अमीनो एसिड नहीं है तो खाना बैलेंस है कि डिसबैलेंस, बेकार है, खराब है खाना। ये अमीनो एसिड होने ही चाहिए, इसको हमारी बॉडी नहीं बना पा रही। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड आर द अमीनो एसिड which are prepared in body. बॉडी बना पा रही है इन्हें, और बॉडी बना पा रही है इसीलिए हम लोग इन्हें नॉन इसेंशियल मानते हैं। इन्हें फूड से मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा। हमें फूड से इनकी कोई जरूरत, अगर ना मिले तो बॉडी बना लेगी, पक्का। याद रखना, इसेंशियल अमीनो एसिड की एक लिस्ट है जिसका निमोनिक सदियों से वही है, जो हमारे समय में था वही आज भी चल रहा है। इट इज नोन एज VIP, हॉल में TT, VIP हॉल में टेबल टेनिस, TT। ये इसेंशियल अमीनो एसिड को लर्न करने का निमोनिक्स है। VIP हॉल में TT, जिसमें से हर एक का फुल फॉर्म V फॉर वैलिन, वैलिन एक इसेंशियल अमीनो एसिड है। I फॉर आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एक इसेंशियल अमीनो एसिड है। P फॉर फेनाइल एलानिन, फेनाइल एलानिन ये एक इसेंशियल अमीनो एसिड है। H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन, एलानिन नहीं है, आर्जिनिन।
L for leucine, L for lysine, Me for methionine, T for tryptophan, and T for थ्रियोनिन। टायरोसिन का नाम मत लेना, टायरोसिन बॉडी बना लेती है, फेनाइल एलानिन से टायरोसिन बन जाता है। तो थ्रियोनिन, ये 10 अमीनो एसिड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 20 में से 10 ऐसी हैं जो इसेंशियल है। वीआईपी हॉल में टीटी, V for valine, I for isoleucine, P for phenylalanine, प्रोलीन मत लिखना, phenylalanine, H for histidine, A for arginine, L for leucine, L for hal, Me for methionine, T for tryptophan, again T for threonine। वीआईपी हॉल में टीटी। इनमें से ये जो HA हैं, इन दोनों को फिर से देखो, HA हॉल में HA, दे आर सेमी इसेंशियल, आधी इसेंशियल है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी इसेंशियल, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेमी इंडिस्पेंसिबल। सेमी इंडिस्पेंसिबल, और सेमी इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड में दो के नाम, एक का नाम हिस्टिडिन और एक का नाम आर्जिनिन। आधी इसेंशियल क्यों है? क्योंकि इनका आधा पार्ट खाने से चाहिए और बाकी पार्ट ये खुद बना लेती, कौन? बॉडी। एंड दैट्स व्हाई दे आर सेमी इसेंशियल। फुल इसेंशियल की सेमी इसेंशियल? सेमी इसेंशियल में दो के नाम बताओ, हिस्टिडिन एंड आर्जिनिन। तो वीआईपी हॉल में टीटी में हॉल में HA इज इसेंशियल और सेमी इसेंशियल। दीज आर द सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। एसी चलाना भूल गया क्या बेटा? ये फैन ऑन कर दो, जितने भी चला रहे, ये लोग खुद ही अपना काम भूल जाते। अब जवाब दो, अमीनो एसिड कितने प्रकार के? हटा दें इसे, हाँ ठीक है। कितने प्रकार के? एक और इसेंशियल, दूसरा जो बॉडी में बन जाए, जो बॉडी में ना बने, जिससे खाने से लेना पड़े, इसेंशियल। अच्छा बताओ, इसेंशियल को याद करने का कोई निमोनिक्स है? बोलो। तुम अपनी आदत सुधार लो, नहीं पिट जाओगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। बोलो, वीआईपी हॉल में वी फॉर, आई फॉर, पी फॉर फेनाइललानिन, वीआईपी हॉल फॉर H फॉर, A फॉर, L फॉर, अगला है हॉल हो गया, मेथियोनिन, T फॉर ट्रिप्टोफैन, T फॉर थ्रियोनिन। अच्छा अब बताओ इसमें सेमी इसेंशियल कौन कौन? पक्का? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड।
बोलते हैं अमीनो एसिड में दो मेन फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ते हैं, एक NH2 और एक COH। R चूंकि वेरिएबल है इसलिए हम उसके बारे में श्योर नहीं है, और H हमें नॉर्मल ग्रुप लगता है। तो अमीनो एसिड में जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो इन दोनों ग्रुप की वजह से है। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं दीज आर बेसिक प्रॉपर्टी, और COH ग्रुप की वजह से जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं दीज आर एसिडिक प्रॉपर्टी। तो हमारे पास बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टी दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज हैं अमीनो एसिड की। अच्छा है कि बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे, बायोलॉजी में बायोलॉजी पोर्शन में ज़्यादा दिया नहीं, लेकिन इनमें से एक पोर्शन है जो हमारे पास है, वो है इनका पीएच कंटेंट और इनकी रिलेशनशिप। पीएच यानी एक्सटर्नल मीडियम के साथ पीएच लेने पर किस तरीके के पीएच के साथ कैसा ये काम करने वाली है। तो फिलहाल वो समझने के पहले हम इसको फिर से सिंपल करते हैं। अमीनो एसिड की कितने प्रकार की प्रॉपर्टी है? दो। एक कौन? दूसरा? अच्छा बताओ, H+ छोड़ने की टेंडेंसी, हाँ, और H+ एक्सेप्ट करना। तो H+ जो डोनेट कर लेता है क्या वो एसिड है? और जो H+ एक्सेप्ट कर लेता है बेसिक। चलो भाई बाय करते हैं इन्हें। अब मैं इनको अलग अलग पीएच पे काम करता हूं। मान लीजिए बाहर का जो मीडियम है एक्सटर्नल मीडियम, दिस इज द एक्सटर्नल मीडियम, और अगर एक्सटर्नल मीडियम का पीएच एसिडिक है, अगर एक्सटर्नल मीडियम का पीएच एसिडिक है तो अमीनो एसिड कैसे बिहेव करेगी, आओ देखते हैं। बोलते हैं अमीनो एसिड में NH2 है, C है, COH है, और R है और H है। बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता सर आप क्या लेकर, बताइए। इसमें एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक। बाहर का मीडियम, अगर बाहर का मीडियम एसिडिक है तो क्या नेचर होगा? इधर आओ आओ आओ, क्वेश्चन पूछ रहे हो, गुस्सा क्यों हो रहा है? ना पूछे ना पूछे, आओ। कह रहा कि आप जबरदस्ती बैठे थे, पूछ लिया क्वेश्चन। बेटा मुझे केमिस्ट्री नहीं आती ना इसलिए पूछ रहा हूँ, आओ। गुस्सा थोड़ी ना हो तुमसे, इतने बढ़िया गोलू मोलू बच्चे हो तुम। हाँ बस आप बताओ, यहाँ से हमारी तुम्हारी आवाज सुनाई पड़ेगी इसलिए यहाँ बुलाया। पास आ जाओगे तो थप्पड़ पड़ सकता है, इसलिए वहीं रहो। बताओ बेटा, मीडियम एसिडिक है, इसका मतलब मीडियम का नेचर क्या है? H+ डोनेट करने का कि एक्सेप्ट करने का? हाँ, यानी मीडियम का नेचर है कि वो क्या डोनेट करे, किसको? हाँ, अरे पूरे ग्रुप को। पूरे ग्रुप में H+ लेने की टेंडेंसी किसकी है? क्यों? क्योंकि बेसिक ग्रुप H+ एक्सेप्ट करता है। तो अगर मैंने एसिडिक पीएच पे रखा तो क्या ये H+ एक्सेप्ट करेगा? और क्या बनाएगा? NH3+। फिर से बोलो, एनायन की कैटायन। बस तुम्हें केवल ऐसे मूव किया ताकि तुम सो ना, अब दीवार पे टेक मत लेना, जाओ। एसिडिक मीडियम में अमीनो एसिड कैटायन की तरह बिहेव करते हैं, और जिसमें इनके पास NH3+ ग्रुप होगा। आइए दूसरी जगह पर देखते हैं। अगर मैं किसी अमीनो एसिड को बेसिक एक्सटर्नल मीडियम में रख दूं, बेसिक पीएच पे रख दूं, अगर मैं बेसिक पीएच पे किसी भी अमीनो एसिड को रख दूं तब क्या होगा? देखते हैं भाई क्या होगा। NH2COOH, और ये रहा R, ये रहा H। अब बताओ एक्सटर्नल मीडियम की टेंडेंसी H+ डोनेट की एक्सेप्ट? हाँ, तो जब ये एक्सेप्ट करेगा तो कोई डोनेट करे? कौन डोनेट करे? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड में कौन सा है? NH2 COH। COH ग्रुप जब डोनेट करेगा, जब COH ग्रुप डोनेट करेगा तो क्या आएगा? CO में। बताओ कैटायन की एनायन। तो अब मुझे चिल्ला के तो बता ही दो, बताओ एसिडिक पीएच पर ये कैटायन के एनायन
और बेसिक पर एनायन। अब इसके बाद इनका एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ये हर अमीनो एसिड का अलग अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं सर क्या ये 7 होता है? नो, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज अ पीएच, इज अ पीएच। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज अ at which amino acid behave cation and anion both, यानी कैटायन और एनायन अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग मॉलिक्यूल में कि सेम में? सेम में। तो व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? दिस इज अ पीएच at which अमीनो एसिड बिहेव लाइक ज्विटर आयन। कैसा? जरा देखने की कोशिश करिएगा। हेयर ये वाला ग्रुप NH2 है और ये वाला ग्रुप COH है। इसने H+ डोनेट किया तो इन्होंने पकड़ लिया NH3+, और इन्होंने डोनेट किया तो ये माइनस, और ये रहा R, ये रहा H। ये कैटायन और ये एनायन एक ही मॉलिक्यूल में कि अलग अलग? और इस तरीके के आयन का नाम ज्विटर आयन। और बोलते हैं ज्विटर आयन किस पीएच पर होगा? सर ज्विटर आयन की पीएच कोई फिक्स पीएच? हर अमीनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट सेम कि अलग अलग? अलग अलग। तो व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? मजा नहीं आया। व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? It is a pH at which any amino acid it will be higher zwitter ion. And what is zwitter ion? When cation and anion coexist in same molecule. एक ही मॉलिक्यूल में कैटायन हो और उसी में एनायन। कुछ लोग इसे न्यूट्रल आयन बोलते हैं। होगा, आप लोग न्यूट्रल आयन बोलेंगे कि ज्विटर आयन? ज्विटर आयन की डेफिनेशन क्या होगी? When there is कैटायन एंड एनायन दे कोएग्जिस्ट। कुछ लोग और भी डेफिनेशन बोलते हैं। मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा आती नहीं इसलिए सॉरी बोलते हुए बोल रहा हूँ, ये कुछ लोगों का बोलना है। इनका मानना है कि ये ज्विटर आयन इज अ रैसमिक मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है? ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब रैसमिक मिक्सचर तुम जानते हो? व्हाट इज रैसमिक मिक्सचर? दोनों की मोलर कंसंट्रेशन सिमिलर कि डिसिमिलर? पक्का? कैटायन और एनायन की मोलर कंसंट्रेशन अगर सेम हो तो क्या कहलाता है? रैसमिक। पर भैया हमने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा नहीं बोलती। एनसीईआरटी बोलती है कि व्हेन द कैटायन एंड एनायन कोएग्जिस्ट इन सेम मॉलिक्यूल इन। तो मैं सॉरी बोलते हुए ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं कि मैं एनसीईआरटी की तरह बोलूंगा। व्हाट इज ज्विटर आयन? व्हेन cation and anion it exists in one molecule। ऐसा लगता है कि उसी ने H+ छोड़ा और उसी ने H+ एक्सेप्ट, और ये 7 pH पर होगा। ये जिस भी pH पर होगा उसका नाम। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हर बार फिक्स है कि वेरी करे? तो 20 अमीनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट सबका एक जैसा कि अलग अलग? तो व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? बोलो। It is a pH of external medium. बोलो। pH of external medium at which amino acid exists as zwitter ion। बोलो कौन सा है? ज्विटर आयन की तरह जब एग्जिस्ट करेगा, इस तरीके की pH को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। इससे ज्यादा आपकी एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया। इससे ज्यादा अगर कुछ पढ़ना है तो फिर आपको केमिस्ट्री वाले सर पढ़े। चलो एक बार बोल दो, हटा दें इसे। बोलो, अब सोच के बोलना। अगर पीएच एक्सटर्नल मीडियम की पीएच एसिडिक है, कैसी है? किसके रेस्पेक्ट में? पीएच स्केल के रेस्पेक्ट में कि अमीनो एसिड? हाँ, पीएच स्केल के रेस्पेक्ट में नहीं। किसके? अमीनो एसिड के रेस्पेक्ट में। अगर बाहर का मीडियम कैसा है? एसिडिक, तो ये कैटायन की एनायन? कैटायन। अमीनो एसिड के रेस्पेक्ट में बाहर का मीडियम बेसिक, तो हाँ नहीं आया? अच्छा देखो, मैं क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं कि किसी अमीनो एसिड का पीएच, ये तो बहुत बेवकूफी वाला क्वेश्चन है, 4 पीएच है,
और एक्सटर्नल मीडियम का पीएच 5 है, तो ये तो दोनों एसिडिक हो गए। दोनों क्या हुए? अगर पीएच स्केल में देखोगे तो दोनों कैसे हैं, लेकिन अमीनो एसिड के रेस्पेक्ट में ये। अब बताओ ये कैटायन में कि एनायन में? तो सर आपने तो उल्टा पढ़ाया, आपने कहा था एसिडिक मीडियम में कैटायन होना चाहिए, मीडियम नहीं, किसके रेस्पेक्ट में? थैंक यू वेरी मच। एक बार और बोलो, अमीनो एसिड के रेस्पेक्ट में अगर बाहर का मीडियम एसिडिक है कैटायन, अमीनो एसिड के रेस्पेक्ट में बाहर का मीडियम एसिडिक है, हाँ? और अमीनो एसिड पर कभी कभी एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, क्या होता है? और वो ऐसा पीएच है जिस पर कैटायन एंड एनायन अलग अलग मॉलिक्यूल में कि एक ही सेम मॉलिक्यूल में कोएग्जिस्ट करते हैं। और कुछ लोग इसे न्यूट्रल आयन बोलते हैं। अजीब बात है, आयन भी बोल रहे हो, न्यूट्रल भी बोल रहे हो, कैसा नाम ले रहे हो? सुनील सर केमिस्ट्री नहीं आती, इसीलिए मैं माफ़ी मांगते हुए बोलता हूँ भैया, न्यूट्रल आयन कि ज्विटर आयन? तो जो उसका नाम बढ़िया वाला है वो न्यूट्रल आयन है कि ज्विटर? क्योंकि तुम आयन भी बोलोगे न्यूट्रल भी बोलोगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि ऑल द आयन आइदर पॉजिटिव आइदर। यू गॉट माय पॉइंट? तो बताओ इसका नाम न्यूट्रल आयन कि ज्विटर आयन? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास तीसरा मॉलिक्यूल है, इट इज फैटी एसिड। तो बताओ बेटा हम लोग कितने मॉलिक्यूल पढ़ चुके अब तक? 2। एक कौन? सुगर्स। दूसरा कौन? अब पढ़ने जा रहे हैं फैटी एसिड की बजाय हम लोग इसे पूरा पढ़े एज अ लिपिड। तीसरा बायोमॉलिक्यूल इज अ लिपिड। आई एम वेरी मच सॉरी, इसे लिपिड के रूप में बोलेंगे। सो बोलते हैं व्हाट आर द लिपिड्स? लिपिड्स आर जनरली, आर ऑलवेज और जनरली? आर जनरली water insoluble biomolecule. लिपिड जो होते हैं वो जनरली वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। हो सकता है कोई एक आधा लिपिड तुम्हें ऐसा भी मिल जाए, मैं अभी पढ़ाऊंगा, जो वाटर सॉल्युबल हो। कैसा हो? तो बताओ ऑलवेज की जनरली? याद रखना लिपिड को मैं 3 कैटेगरी में बांटता हूं। एनसीईआरटी ने ये 3 कैटेगरी बांट के नहीं लिखी। फिर तो सुनो, एनसीईआरटी में एक ही पैराग्राफ में 3 को लिखा गया है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा गया है कि आप उन्हें समझा नहीं पाएंगे, शॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसी पैराग्राफ को मैं 3 तरीके से डिवाइड करके पढ़ा रहा हूं। लिपिड्स आर हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। वन इज नोन एज सिंपल लिपिड। दूसरे लिपिड हैं जिन्हें हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड। और तीसरे तरीके के लिपिड्स हैं, दे आर नोन एज डिराइव्ड लिपिड। और आपको ये एकदम क्लासिफिकेशन आना चाहिए। एनसीईआरटी में ये तीनों लिपिड हैं, लेकिन इस तरीके से सॉर्ट आउट करके लिखे नहीं गए। पैराग्राफ पढ़ोगे तीनों मिलेंगे, शॉर्ट आउट करके आपको लिखने। बताओ लिपिड कितने प्रकार? नंबर 1, दूसरा, तीसरा डिराइव्ड। बोलते हैं सिंपल लिपिड की 3 कैटेगरीज हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ द सिंपल लिपिड्स। One is fatty acid, two is glycerols, and third is glycerides. So simple lipid are of 3 types: fatty acid, glycerol, इतने तुम जाने वाले हो, एकदम जागते रहो। सिंपल लिपिड कितने प्रकार के? 1 इज फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इसे लॉक करते हैं, इतना असर पढ़ा दें। कॉम्प्लेक्स लिपिड का मतलब है
लिपिड प्लस नॉन लिपिड पोर्शन एक साथ आने लगे, लिपिड और नॉन लिपिड पोर्शन एक साथ आने लगे। जैसे हितेन खड़े हो, SCR, कौन? SER, व्हाट इज SER? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद है? ये बनाता था लिपिड, क्या बनाता था? और ये जाते थे गोल्गी बॉडी में, जाते थे, क्या बनते थे? हाँ, तो बताओ ग्लाइकोलिपिड में ग्लाइको इज लिपिड और नॉन लिपिड? ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, फिर से बोलो, और साथ में कौन? लिपिड। तो बताओ सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स? हाँ, तो कोई बोले ग्लाइकोलिपिड इज सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड? कॉम्प्लेक्स लिपिड। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड, बोलो कौन? अगर फॉस्फोरिक एसिड लिपिड में जुड़ जाए तो बताओ कौन सा लिपिड? तो इसमें लिपिड के साथ, बोलोगे नहीं तो कैसे आएगा? लिपिड के साथ दो चीजें हो तो सिंपल होगा कि कॉम्प्लेक्स? सुना नहीं बेटा? लिपिड की कितनी कैटेगरी? 3, बोलो कौन? सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड, और सिंपल लिपिड के कितने पार्ट? नंबर 1 ग्लिसरॉल, पक्का? कॉम्प्लेक्स लिपिड, लिपिड प्लस नॉन लिपिड आपस में जुड़ गए तो बस दो अलग अलग लोग आपस में जुड़ गए तो वो दोनों लोग सिंपल हो गए कि कॉम्प्लेक्स? बताओ, इसका नाम ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फेट, इनके एग्जांपल। और बोलते हैं सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड के हाइड्रोलिसिस करने पर, ज्यादातर समय पर सिंपल लिपिड की हाइड्रोलिसिस करने पर, सिंपल लिपिड की हाइड्रोलिसिस करने पर लिपिड पैदा हो जाते हैं। ये लिपिड बेटा किससे डेराइव हुए हैं? सिंपल लिपिड की क्या की? तो जो लिपिड डेराइव हुआ उसका नाम डेराइव। तो डेराइव लिपिड आर द डेराइव्ड फ्रॉम बाय द एक्ट ऑफ, और इसके एग्जाम्पल में है कोलेस्टेरॉल। बोलो क्या है? और भाइयों बहनों, मैं तुम्हें बताता जाऊं, जिसमें मैं गोला लगाता जाऊंगा ये पैराग्राफ में आपको मिलेंगे। फैटी एसिड आपके कोर्स में है, ग्लिसरॉल आपके कोर्स में है, ग्लिसराइड आपके कोर्स में है, कॉम्प्लेक्स लिपिड में फॉस्फोलिपिड आपके कोर्स में है यहीं पर, और कोलेस्ट्रॉल आपके कोर्स में है। एक छोटे से पैराग्राफ में इतने मॉलिक्यूल लिख दिए गए हैं। बोलो कौन कौन? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, पर उनका सीक्वेंस सही से नहीं लिखा गया, इसलिए मैंने उन्हें सीक्वेंस में पढ़ाना चाहा। क्या तुम्हें सीक्वेंस याद रहेगा? बताओ लिपिड कितने प्रकार के? लिपिड आर ऑलवेज वाटर सॉल्युबल, ऑलवेज की जनरली, लिपिड आर जनरली वाटर सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल? ओके, बताओ कितने ग्रुप में? तीनों दिख रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। सिंपल में कितने? नंबर 1 ग्लिसरॉल। कॉम्प्लेक्स में बहुत है, बहुत है, 2 मैंने बताए, बहुत है, याद रखना। 1-2 है कि बहुत? पर आपकी बुक में केवल 1 दिया। बोलो कौन? फॉस्फोल। ग्लाइको भी नहीं दिया, मैंने ग्लाइको जबरदस्ती पढ़ाया। और बताओ डेराइव लिपिड में कोलेस्ट्रॉल कैसे आएगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल। तो जो सिंपल लिपिड से डेराइव हो जाए दैट इज नोन एज डेराइव लिपिड। तो तुम्हें नहीं लगता कि पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए? चलो आओ भाई, सिंपल लिपिड को डिटेल में पढ़ते हैं, बाय बाय करते हैं इसे। चलो, सिंपल लिपिड्स। और सिंपल लिपिड में भी सबसे पहले फैटी एसिड। अब देखो बेटा, चार्ट आपके सामने नहीं है, पर मुझे सिंपल लिपिड के तीनों मॉलिक्यूल चाहिए। पहला कौन? फैटी, दूसरा, तीसरा, अभी कौन उठा? सब लोग सामने देखो, सोना मत। फैटी एसिड RCOOH। माय गुडनेस, इनको तो मैं किसी और नाम से जानता हूं। बोलो क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। भाइयों बहनों, कार्बोक्सिलिक एसिड
they are considered as fatty acid. Carboxylic acid are considered as fatty acid, but every carboxylic acid cannot be considered as fatty acid. तो कुछ ना कुछ तो बेटा कंडीशंस होंगी. बोलते हैं अगर R में कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन 1 से लेकर 19 तक वेरी करे, 1 to 19 वेरी करे, तब हम लोग इसे इस कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड बोलेंगे. अगर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में R में क्या कार्बन का नंबर 1 से लेकर 19 तक वेरी करे, ये एनसीईआरटी है जो बोलती है. हमारे टीचर हमें कुछ और पढ़ाते थे, मैं लिख दे रहा हूं डरते हुए क्योंकि वो एनसीईआरटी के अगेंस्ट. वो कहते थे कि R में कार्बन का नंबर 2 से 19 तक बढ़ना चाहिए. 2 से 19 क्यों बोलते थे? सुनो, बोलते थे सुनील अगर तुमने R में कार्बन किया 1, कितना किया 1, अगर तुमने R में कार्बन 1 किया तो तुमको लिखना पड़ेगा CH3COOH. इस हिसाब से आपका एसिटिक एसिड एक फैटी एसिड माना जाएगा. मैंने कहा ठीक है सर. और बोलते हैं फैटी एसिड दे आर डिराइव फ्रॉम सुगर्स. किससे डिराइव किए जाते हैं? सुगर. और सुगर्स में मिनिमम कार्बन कितने? 3. तो अगर सुगर में मिनिमम कार्बन 3 है तो फैटी एसिड में भी कितने होने चाहिए? 3. इसलिए वो एसिटिक एसिड की बजाय CH3 CH2 COOH को पहला फैटी एसिड मानते थे. और उनके हिसाब से फैटी एसिड में मिनिमम कितने कार्बन होती है? 3. 2 अगर R में तो 1 COH. गड़बड़ कर रहे भाई साहब? कोई मतलब नहीं, किसी ने सुना ही नहीं. बोलो फैटी एसिड का फॉर्मूला, इससे क्या बोलेंगे? कंसीडर्ड एज. सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड दे आर कंसीडर्ड एज फैटी एसिड. क्या कुछ है? क्या कार्बन में कार्बन का नंबर पूरे मॉलिक्यूल में कि R में? पूरे मॉलिक्यूल में कि R में? R में कितना होना चाहिए? मिनिमम 1, मैक्सिमम 19. अगर मिनिमम 1 हुआ तो बताओ R में 1 और COH में 1, तो टोटल कार्बन 2 से लेकर 20 कार्बन तक, यानी मिनिमम कार्बन जिसका फैटी एसिड पाया जाना चाहिए 2, अकॉर्डिंग टू. सो मत जाओ अकॉर्डिंग टू. लेकिन मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया कि मिनिमम कार्बन किस में? R में. तो R में अगर 2 कार्बन हो गए तो 1 COH. तुम बेटा फैटी एसिड में 3 से 20. देखो ये इतना कंफ्यूजिंग है कि तुमको मेरे टीचर की कहानी की वजह से एनसीईआरटी भूल जाना पड़ेगा. तो मैं वो क्यों पढ़ाऊं जो एनसीईआरटी में नहीं है? हटो भागो. ये है एनसीईआरटी में. मैंने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है. फिर बाद में लोग लड़ते हैं मुझसे, सर एक बुक में 3 से 19 दिया है, आपने 2 से 20 दिया. अब बताओ R में कितना कार्बन? अगर R में 1 तो COH में तो 1 और 1, तो मिनिमम कितने कार्बन का फैट? 2. तो एनसीईआरटी के हिसाब से मिनिमम कितने कार्बन? 2 और मैक्सिमम, क्योंकि अगर इसमें 19 हो गया तो इसमें 1, 19 और 1 20. चलो शुगर में मिनिमम कितने कार्बन? अमीनो एसिड में, हाँ, फैटी एसिड में 2. उसे नहीं मानना है. क्या मानना है? एनसीईआरटी. तो तुम्हें 2 टीचर की माननी की एनसीईआरटी. अब देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है. R में कितने कार्बन कह रहे हैं? पता नहीं. R में कितना? तो अगर R में 1 तो COH और 1 तो कितना? 2. और R में 19 तो COH में 1, टोटल 20. तो बताओ कितना? 2 से 20. कंफ्यूज हो अभी भी?
सब मैंने ही तो कंफ्यूज किया है, क्योंकि मैंने रियल चीज पढ़ाने की कोशिश की, मैंने कंफ्यूज कर दिया। फिर से बोलो, क्या RCOH को फैटी एसिड बोलेंगे? नो सर। लेकिन किसी भी RCOH को? क्या फॉर्मिक एसिड एक फैटी एसिड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि R में मिनिमम कार्बन A और मैक्सिमम, अगर R में 1 हुआ तो 1 किसका मिलेगा? COH। तो R में 1, COH में 1, 2 कितने हुए? 2। तो मिनिमम कितने कार्बन का पैटर्न? 2 कार्बन से 20 कार्बन तक टोटल बेटा होंगे, और वो क्या कहलाएंगे? फैटी एसिड। अभी भी नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? हाथ उठाओ। खड़े हो। अनिकेत बाबू, कहा नहीं आया? हाँ? 1 से 2 दे रहा है, 19 दे रहा है। तो बेटा 1 से 19 तो हम भी लिखे। देखो ये काली का, देखो 1 से अच्छा, ये 1 से 19 अनिकेत कहां दिया है? किसमें दिया? मतलब पढ़े नहीं है पूरा? अनिकेत अनिकेत, एक मिनट बंद करो यार, ये शोर की वजह से मेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा। थोड़ी देर के बाद अभी फिर से चलवा दे। हाँ अनिकेत, क्या क्वेश्चन है? शाबाश, बहुत बढ़िया। तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है सबका हो, प्लीज बताओ। देखो अनिकेत, इधर देखो, सामने देखो। ये मेहनत मुझसे तुम ही करवा सकते थे, क्योंकि आज मैंने तुमको डांटा ना। R में 1 कार्बन तो CH3COOH, बताओ ये क्या है? एसिटिक एसिड। बोलो क्या है? R में 1 कार्बन, बाकी COH, तो टोटल कितने कार्बन? तो बताओ एसिटिक एसिड क्या हुआ? क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू अमन, आगे वाली ये सीधी चली क्या? आप इधर देखो, बाकी रूम को करने दो। अगर R की जगह पर, R की जगह 2 कार्बन तो देखो CH3 CH2 COH, बताओ इस एसिड का नाम? प्रोपियोनिक एसिड। बोलो कौन? इसका नाम? क्या ये फैटी एसिड है? अब R की जगह अब R में 3 कार्बन, CH3 CH2 CH2, ये 3 कार्बन R में, और फिर COH, टोटल कितने? बोलो कहाँ? ब्यूटाइलिक एसिड। फिर से बोलो। अच्छा अब देखो CH3 CH2 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 COOH, कितने कार्बन? बोलो। पेंटेनोइक एसिड। फिर से बोलो। हाँ, सबके ट्रिवियल नेम बोलो। पहला पेंटेनोइक एसिड, याद है? आप जानते हो इन सब में कौन वेरी कर रहा? COH की R। इस R में कितने कार्बन? इस R में और इस R में, और ऐसा कितना वेरी कर सकते हैं? 19 तक, 20 तक नहीं, 19 कार्बन की चेन ले जाओ। तो अगर 19 कार्बन की चेन ले गए तो एक किसका मिलेगा? COH। तो बताओ 19 में एक जोड़ा 25। हाँ, तो अगर R में 19 है तो फैटी एसिड में कितना होगा? अरे गधे, R में 1 है तो फैटी एसिड में 2। इतनी कमजोर गणित है। अभी नहीं आया? बैठो। कह रहा 1 से 19 कैसे हो सकता है? 2 से 20 कैसे हो गया? एनसीईआरटी में 1 से 19 लिखा है। अरे बेवकूफ, अगर R में 1 कार्बन तो अगला कौन है? COH। तो उसमें का तो जोड़ोगे ही। तो बताओ टोटल 2। तो बताओ R में कहां से कहां? तो टोटल में अभी भी नहीं आया। अब कितने लोगों को नहीं आया?
हाथ उठाओ, कितने लोगों को नहीं आया? चलो इधर, इधर देखो, उसको भी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो खड़े हो बेटा, आ रहा है। अच्छा बताओ, फैटी एसिड व्हाट इज द फॉर्मूला? RCOH। क्या वेरी करेगा? COH। R में कार्बन वेरी करेंगे? अब सुनो सर, COH तो वेरी करने वाला है नहीं, अगर वेरी किया तो R वेरी किया, और अगर R वेरी किया, क्या ये बंद हो गया? चल रहा है। अभी तुम चार्जिंग लगा के नहीं गए थे? तुम यार पागल आदमी हो भाई। तुमको एक मिल गया गधा मेहनत करने वाला, तो चिल्लाएगा, कल फिर बना देगा एक वीडियो। हो नहीं। मेरे बच्चों, मेरी मदद करो। RCOH में कौन वेरी कर रहा है? R में कार्बन का नंबर वेरी कर सकता है? yes, अब अगर मान लो R में जितने भी कार्बन है, जितने भी कार्बन है, मुझे नहीं मालूम कितने कार्बन है, उनके बीच में अगर केवल सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा की पाई? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड है? yes, और सिग्मा बॉन्ड इज सैचुरेटेड क्या सैचुरेटेड? हाँ, सैचुरेटेड। तो आपको मालूम है, अगर किसी फैटी एसिड के R में सारे बॉन्ड सैचुरेटेड है, कैसे? तो ऐसे फैटी एसिड को बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। कहीं जाना है? खड़े का हो, आगे आ जाओ, बहुत जगह है। तो हम बता रहे कि सर मैं अकेले खड़े हुए पढ़ रहा हूं, बेवकूफ कहीं के। R में जो कार्बन है, अगर उन सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड इज, तो ऐसे फैटी एसिड क्या कहलाएंगे? सैचुरेटेड। अब मान लो COS तो वेरी करेगा नहीं, अब R में जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ साथ उनमें डबल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए। तो बताओ सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ कौन से बॉन्ड? हाँ? और पाई बॉन्ड इज सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। तो ऐसे फैटी एसिड जिनमें पाई बॉन्ड पाए जाए सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ, इन्हें बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो बताइए भाइयों बहनों, फैटी एसिड कितने प्रकार के? एक कौन? दूसरा सॉरी, ये जब तक ऐसे लिखा रहेगा तो मैं कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैं समझा रहा हूं, आपको कितना समझ में आ रहा है आप जान। इससे बाय करते हैं और एक बार फिर से कहते हैं कि भैया फैटी एसिड सर फिर से समझा दीजिए। ये लिखा मैंने, देखो कितनी मेहनत हो रही। ये लिखा फैटी एसिड और फिर लिखा फैटी एसिड बराबर RCOOH, फिर R में लगाया स्टार और बताया R में कार्बन का नंबर 1 से 19, 1 से 19, तो टोटल कार्बन नंबर 2 से 20। फिर लिखा these fatty acid are of two type, one is SFA। अब मैं जा रहा हूं टेक्निकल लैंग्वेज पर। SFA बोलो, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और दूसरे है UFA, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
तो भाई फैटी एसिड दो प्रकार के, एक सैचुरेटेड और एक, अब ध्यान सुनो, अगर R में पाए जाने वाले जितने कार्बन हैं उनमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड है, साथ में COH है, ऐसे सारे फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएंगे। जैसे एसिटिक एसिड इज, पता नहीं, हाँ अच्छा, प्रोपियोनिक एसिड इज, लेकिन ये सब हमारी बुक में नहीं दिए हैं। बुक में दिया गया है पामीटिक एसिड। पामीटिक एसिड इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। कहां, इधर कहां, टोपी, खड़े हो, उधर कहां, मन नहीं लग रहा, बैग रख के इधर आओ, क्या बेटा, आओ, शाबाश, आ जाओ, अरे आओ, मैंने बोला। मन नहीं लग रहा, बस मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा तो गेट खुला होता है। जब मैं ऐसे मुंह करूं चुपचाप निकलो, भागो। बैठे रहने का क्या मतलब? R में क्या COH तो वेरी नहीं करेगा फैटी एसिड, क्या वेरी करेगा? R में कार्बन का नंबर कहां से कहां, पता ही नहीं। कौन से लोग की बात चल रही, पता ही नहीं चल रहा। R में कितने नंबर? 2 से 20 की 120, 2 से 20। उधार में पढ़ाने के लिए भेजे गए हो क्या? यहां तुम्हारे बदले कोई और पढ़ जाएगा क्या? खड़े रहो यहीं पे। RCOOH क्या वेरी नहीं करेगा? क्या वेरी करेगा? R पत्थरों का बना होगा, कार्बन का बना है, बहुत सारे कार्बन, लेकिन सिग्मा बॉन्ड। हाँ, अभी मैंने एक नाम लिया, खड़े रहो। बदतमीजी की तो मैं भगा दूंगा और कभी नहीं आने दूंगा। मुझे किसी की पर्सनल लाइफ और किसी की चीज से कोई मतलब नहीं रहता जब तक कि आप जवाब देते रहते हो। या तो तुम मुझे बताओ कि सर आप नहीं पढ़ा पा रहे, चेंज करो, निकलो। और अगर तुम ये कहते हो कि मैं पढ़ा ले रहा हूं तो फिर तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? R में कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड? सिग्मा सैचुरेटेड होता है। मैंने बोला पामीटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन। अगर ये क्वेश्चन का जवाब तुम देगा तो तुम्हें छोड़ देंगे। पामीटिक एसिड में कितने कार्बन? 16। R में कितने? 10। क्यों? अब तुम लोगों से पूछा ना, एक COH से, और वो भी उधार की जिंदगी जाकर बचे हो। भागो यहां से। अब पामीटिक एसिड सबको लिखना है, क्योंकि तुम सब लोग मदद करते हो तो लिखो 15 बार 16 बार। बोलो CH3 CH2 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 लिखो। अब बुरा लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 COOH। और किसी के सामने लिख दो, कहते हो कि इसको केमिस्ट्री आती नहीं है।
क्यों? क्योंकि 15 में 14 बार, एक बार, तो 14 और एक बार, हाँ, तो बोला जाएगा CH3 ब्रैकेट में CH2 14 बार COH। अब जरा पेज नंबर 145 देखो, यही लिखा है, पामीटिक एसिड CH3 CH2 14 बार CH2 और COH मिला। कौन सा एसिड? और सब लोग बताओ, इसमें पाई बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड? दोनों। तो बताओ सैचुरेटेड की फैटी एसिड बाजार में पाम ऑयल के नाम से मिल रहा, मतलब पाम ऑयल में वन ऑफ द कंटेंट, नॉट ऑल कंटेंट, वन ऑफ द कंटेंट इज पामीटिक एसिड। पामीटिक एसिड आर में कितने कार्बन टोटल? सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। आपकी एनसीईआरटी में इनके नाम के बारे में लिखा गया है, तो मैंने इनको बस सैचुरेटेड नाम दिया है ताकि आपको मालूम चल जाए कि सैचुरेटेड का मतलब क्या हो। और सुनो, जब जब आप बॉडी में सैचुरेटेड फैटी एसिड खाओगे तो इनकी पहचान क्या है? ये रूम टेम्परेचर पर, कढ़ाई के टेम्परेचर पे नहीं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड मिलेंगे। ऐसे डालडा रूम टेम्परेचर पर सॉलिड, मस्टर्ड ऑयल लिक्विड, वो सॉलिड। रूम टेम्परेचर पर घी भी कई बार सॉलिड, कभी कभार होता है। पहले रूम टेम्परेचर डिसाइड करो, 25 है, 27 है कि 30 है? हाँ? तो जिस दिन रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री होगा तो वो रूम टेम्परेचर नहीं कहलाएगा। बेवकूफ सर, हमारे कमरे का टेम्परेचर 35 डिग्री था तो वो रूम टेम्परेचर हुआ। आइटम होगा, रूम टेम्परेचर का भी कोई टेम्परेचर होता है, फिक्स है 25 27। अब तुम्हारे रूम का टेम्परेचर अफ्रीका में है तो हम क्या करें? सर हमारे कमरे में अफ्रीका में 45 डिग्री था तो हम तो उसे रूम टेम्परेचर मानेंगे। तो तुम हो आइटम। और STP सुना? STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर? 25 की 27, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं अपनी केमिस्ट्री को अपने पास रखता हूं, बायोलॉजी पढ़ाता हूं। बताओ, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होने का मतलब तुम्हारे रूम का टेम्परेचर की 25 डिग्री। और सुनो, डॉक्टर बनने वाले हो, सैचुरेटेड फैटी एसिड दे आर वेरी हार्मफुल। इतना हार्मफुल है कि जब तक तुम इसको खाओगे आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। तो तुम कहोगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दिया तो सर डेराइव लिपिड मिल जाएगा, और अच्छी बात। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आपकी कोरोनरी आर्टरी, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक होने लगेगी, और कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक होने लगी तो आपको आने वाले समय पर हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये जो तुम छपेड़ा पुलिया में समोसा दो चार टो पेल लेते हो ना, कभी पूछो भैया कि कौन से तेल में बना रहे हो, बोलो देख लो सब लिक्विड है, लेकिन दैट इज कढ़ाई टेम्परेचर, और कढ़ाई के नीचे भट्टी। तो भट्टी के टेम्परेचर में तो हर ऑयल, हर घी लिक्विड होगा, लेकिन एक बार उसकी कढ़ाई को और भट्टी को शांत होने दो, एक दिन देखना उसकी कढ़ाई में फंसे हुए घी में उसकी कंचुल फंस गई है। देखा है कभी? इतना सॉलिडिफाई होता है वो कि कंचुल फंस जाती है। अरे बाप रे, ये किस पे खिलाते हो? ये मतलब रूम टेम्परेचर पर सॉलिड। इसका मतलब समोसा अगर इसमें बना के खिलाया है तो तुम हमको क्या खिला रहे हो? सैचुरेटेड। इसका मतलब क्या बढ़ रहा है आने वाले समय पर? और खिलाओ, खिलाओ। हाँ यस सर। इसीलिए आजकल कार्डियक अरेस्ट के, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। लोग अपने खान पान में समोसा, पिज्जा, बर्गर, किसी ने देखा कि वहां पर कौन सा ऑयल यूज? क्या बोला सर? डोमिनोज है, अच्छा ही करता होगा।
इतने बदतमीज लोग हैं, वो पाम ऑयल में बना बना करके तुम्हें खिला रहे हैं। मम्मी समोसा खाना है, बाहर से खा लाए, तुम खा के आए डालडा में बना हुआ। डालडा मतलब लिक्विड की सॉलिड। मम्मी ने कहा बेटा वहां का मत खाओ, वहां का अच्छा नहीं होता, मैं घर में बना दूंगी, वनस्पति ऑयल नहीं बल्कि मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी। बोले नहीं मम्मी तुम्हारे में वो स्वाद नहीं है। जब तक भैया आलू को पसीने में पोंछ कर और आटा गूंथते वक्त पसीने की 2-4 बूंद ना गिरे तो सर वो नमकीन कंडीशन आती नहीं। याद रख लो, सैचुरेटेड फैटी एसिड कभी भी मिलेगा आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। किसी के यहाँ तुम गए, मेहमान नवाजी में वो इतना खुश और इतने दिन बाद आए, भाई सालों बाद आप आए, आज तो पूड़ियां खानी पड़ेगी। पहले तो बोलो हमें पूड़ियां खानी ही नहीं है। नहीं भाई पूड़ियां तो खानी पड़ेगी। अब वो बोले कि देसी घी में बनवाएं, बोले बिल्कुल मत बनवाओ। बोले ऑलिव ऑयल, तो ऑलिव ऑयल था नहीं, तो काहे में बनवाओगे? बोले सर मस्टर्ड ऑयल में बना दो क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। तो कोई ऑफर करे देसी घी में खाओगे कि मस्टर्ड ऑयल में? हाँ सर मस्टर्ड ऑयल के देसी घी, अभी देखते हैं देसी घी निकलेगा देसी घी। 45 साल की उम्र के बाद फिर कार्डियोलॉजी के सर ब्लड प्रेशर पता नहीं क्यों ऊपर नीचे रहता है। सर वो एक अटैक पड़ा था, उसके बाद स्टेंट पड़ा। स्टेंट मतलब हार्ट की आर्टरी की नाली खोलने के लिए स्टेंट डालना पड़ता है। जाओ कार्डियोलॉजी में देखो जाकर के 45 साल की उम्र के लोग, जो सबसे रीसेंट अभी अटैक पड़ा था, अभी न्यूज़पेपर में भी आया था, शायद 13 या 14 साल का बच्चा था। यस अभी भी तुम जाओ 45 साल कोई उम्र हार्ट अटैक की उम्र नहीं होती। 60 के बाद सोचा था भाई 60 के बाद आर्टरीज में कुछ ब्लॉक हो गया होगा। यहाँ 40-45 में एक दिन सर आए नहीं। बोले क्यों नहीं आए? बड़े खुश हो जाएंगे सर, एक दिन की छुट्टी मिलेगी। वाह अच्छा छुट्टी चाहिए, बदतमीज। ड्यू टू हेल्थ इशू। आप सुनो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आर में कार्बन में अगर एक पाई बॉन्ड हो, बाकी सब सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, ऐसा कोई कंपाउंड होता नहीं, मैं बता रहा हूं। अगर एक हो तो इसे बोलते हैं एक मतलब मोनो। तो यूएफए में एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा। बोलो व्हाट इज मूफा? हाँ बोलो, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एम फॉर यू फॉर, एफ फॉर फैटी और ए फॉर एसिड। और अगर आर में सी के बीच में 2 पाई बॉन्ड हो, 2 या 2 से ज्यादा पाई बॉन्ड हो, 2 या 2 से, तो बताओ मोनो की पॉली, इसे बोलेंगे फूफा। फूफा नहीं, इट इज पूफा। व्हाट इज पूफा? यस इट इज नोन एज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो बताओ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कितने प्रकार के? 2। एक कौन? मूफा और एक पूफा। सुनो, और इन बॉन्ड की पोजीशन के हिसाब से सेकंड जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पर है, इस बेसिस पर ओमेगा, अल्फा, बीटा इस तरीके के अमीनो एसिड पढ़े जाते हैं। क्या तुमने कभी ओमेगा सुना है? अमीनो एसिड नहीं सुना? नहीं सुना, छोड़ो भैया। आई एम सॉरी, मैं गलती पढ़ा रहा हूं। ऊफा, ऊफा कितने प्रकार के? 2। एक कौन? मूफा और एक, व्हाट इज मूफा? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कितने डबल बॉन्ड? और पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कितने? एक कि एक से ज्यादा? क्या? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान सुनो, मूफा के एग्जाम्पल हैं, यस ध्यान से, ऑलिक एसिड,
ऑलिक एसिड इज द एग्जाम्पल ऑफ मूफा। और पूफा के एग्जाम्पल्स में, सॉरी, पूफा के एग्जाम्पल में 3 नाम लिखेंगे। लिनओलिक एसिड, लिनओलिक एसिड, ऑलिक के आगे लिन लगा दो, लिनओलिक एसिड, लिनओलेनिक एसिड, और तीसरा है एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। यहां लिख दे रहा हूं तीनों में से एराकिडोनिक शायद तुम्हें ना दिखे, यही एनसीईआरटी में दिया है, एराकिडोनिक एसिड। देखो एनसीईआरटी में दिया होगा एराकिडोनिक एसिड, और इस एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं और 3 अनसैचुरेशन। कितने? 3 अनसैचुरेशन का मतलब कितने पाई बॉन्ड? 3 नहीं आया। और 3 पाई बॉन्ड का मतलब मोनो की पॉली? पॉली। 20 कार्बन, कितने कार्बन? 20 कार्बन का एसिड है एराकिडोनिक एसिड। इस एराकिडोनिक एसिड को पढ़ाने के लिए तुमको ये सब पढ़ाया मैंने, और ये भी दिया है पामीटिक एसिड आपकी एनसीईआरटी में, एराकिडोनिक एसिड भी दिया है। जवाब चाहिए भाई, दोगे? बताओ फैटी एसिड कितने प्रकार के? एक कौन? ऐसे बोलो, एसएफए बोलो, और वो यूएफए में कितने? 1 इज मूफा और पूफा। अगली बार जब लेस खाओ, कुरकुरे खाओ या कोई नमकीन की पैकेट, तो उसे पलट कर देखना जरूर, उसमें फैट कंटेंट में एसएफए लिखा होगा, मूफा लिखा होगा, पूफा लिखा होगा। अगर एसएफए ज्यादा हो मत खाना, क्योंकि एसएफए मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बढ़ेगा? तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, पक्का। अब सुनो, इन मूफा और पूफा में जो पूफा है, सुन लो बेटा, काहे बात कर रहे हो, काम की चीज बता रहे यार। ये जो पूफा है, पूफा में कितने हैं? 3। बोलो कौन? लिनओलिक। These are known as essential fatty acid. अभी थोड़ी देर पहले एसेंशियल अमीनो एसिड पढ़ाया था, अब क्या पढ़ा रहा हूं? तो वो अमीनो एसिड में एसेंशियल थे ये, इसका मतलब इसे बॉडी बनाती है कि नहीं बनाते? क्या इसे हमें खाने में लेना पड़ता है? दीज आर इसेंशियल फैटी एसिड। और सुनो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अब तो खैर एम्स अलग से नहीं हो रहा, एम्स और ऐसे एग्जामों में कि इसेंशियल फैटी एसिड के एग्जाम्पल बताओ। बोलो, लिनओलिक, लिनोलेनिक, एराकिडोनिक। प्लीज ऑलिक को इसेंशियल में मत लगाना। ऑलिक इज मूफा, इसका मतलब इसेंशियल वही है जो क्या है? पूफा। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चाहे मूफा हो चाहे पूफा हो, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होते हैं। और सुनो, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करते हैं। और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर रहे हैं, देन दीज आर सेफ टू हार्ट, आपके हार्ट के लिए सेफ हैं। इसीलिए जिनके घरों में हार्ट अटैक आ गया किसी को भी, तो डॉक्टर उनसे कहते हैं सफोला में खाना बनाओ। सफोला नाम का ब्रांड है, सफोला। और इस सफोला नाम के ब्रांड में जब आप खाना बनाएंगे तो इसमें बेटा पॉली अनसैचुरेटेड की भरमार होती है।
और अगर सफोला पॉलीअनसैचुरेटेड की भरमार है, इसका मतलब है वो हार्ट के लिए अनसेफ की सेफ, सेफ, और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की लिक्विड, लिक्विड। तो बताइए, कभी भी कोई तुमसे ऑफर करे कि ऑयली चीज खानी है, तो कैसा ऑयल लोगे जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की लिक्विड? तो बताओ, देसी घी बढ़िया कि मस्टर्ड ऑयल? चाहे कोई कितना भी कहते हैं कि नहीं सर देसी घी हमारे यहाँ पर बड़ा बढ़िया माना था, देसी घी कई बार रूम टेम्परेचर पे कैसा है? सॉलिड। कई बार का मतलब कब? टेम्परेचर अगर 25 डिग्री लोगे तो सॉलिड है। बाकी गाय और भैंस, कई बार कहने का मतलब ये है, भैंस वाला जो होता है उसमें बेटा फैटी एसिड ज्यादा है और इसलिए वो सॉलिडिफाई होता है, और गाय वाला थोड़ा लिक्विफाई। याद है? इसलिए भैंस वाला तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए, बिल्कुल अवॉइड करिए। आप कहोगे अच्छा पढ़ा रहे हो सर, गांव में पढ़ाया जाता देसी घी खाओगे तो बॉडी बनेगी, और ये बता रहे देसी घी कम खाओ। तो हमारे पास तो घर में एक मस्टर्ड ऑयल था, उसे हम लोग बोलते थे कड़ुआ तेल। कितने लोग कड़ुआ तेल जानते हैं? अरे सब जानते हैं। और कड़ुआ तेल की विशेषता है, खाना बनाओ, सर में लगाओ, बॉडी में लगाओ, हैं? कान में डालो। भाइयों बहनों, चूंकि ये रिचुअल्स हैं और ये चले आ रहे, तो लोग क्या करते हैं कि काजल और तेल, काजल और ये दोनों मना है। आप आने वाले समय पर, भगवान क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी आपके घरों में छोटे बच्चे आए, अगर कोई काजल लगा रहा है तो बताओ उसे सपोर्ट करोगे कि अपोज? मत लगाइए, जरूरत। और फिर भी अगर कोई कहे कि लगाना है तो नीचे, लिड में कि नीचे, बिकॉज दे एड्सॉर्ब, एड्सॉर्प्शन करते हैं। क्या करते हैं? एड्सॉर्ब। और हमें मालूम है कि धूल के कण आंख में ना जाएं तो हम नीचे लगाएं, ऐसा नहीं कि लगाने वाले ऐसे ही लगाते हैं, नीचे लगाओ। एड्सॉर्प्शन करता है डस्ट पार्टिकल का। और तेल कभी कान में डालना नहीं है, क्योंकि तेल डालोगे तो फंगस की ग्रोथ होगी, फंगस की ग्रोथ होगी तो आपको बीमारी होगी CSOM, आगे चल के पर्दे में आ जाएगा छेद, और फिर लिए लिए घूमोगे सर अब क्या करें, तो डॉक्टर कहेगा कराओ ऑपरेशन। क्या कराओ? तो कान में क्या नहीं डालना चाहिए? डालना चाहिए। कान में ना लकड़ी डालो, कान में ना, ये भी मत करो। सर ने कर लिया। हाँ, तो बताओ SFA के बाद कौन? ऊफा। ऊफा में दो, वन इज मूफा और ऊफा। मूफा ऑलिक एसिड, ऊफा लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। बताइए, इसेंशियल फैटी एसिड के नाम याद है? ऑलिक है, कौन है? लिनोलिक एसिड, लिनोलिक। ये कोलेस्ट्रॉल को, ये कोलेस्ट्रॉल को, कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में जम जाता है, अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। तो बताओ, रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड है ऐसा ऑयल खाओगे? नहीं खाओगे। और बेटा रूम टेम्परेचर पे जो सॉलिड है वो नहीं खाओगे। तो जो समोसे हैं छपेड़ा पुलिया वाले खाओगे? खाएंगे, खाओ, हमारा क्या है। फिर आओगे तो हमारे पास ही खाओगे तो कार्डियोलॉजी आओगे, फिर चिल्लाओगे कि सर बचाओ बचाओ। कोई बचाएगा नहीं, हमारे को देखते ही बोल रहे कि सर, अरे सुन लिया था बेटा, तुम ही को देख रहे हैं। जब हमने कहा खाओगे कि नहीं खाओगे, तो तुमने बोला खाएंगे। और तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे टीचर को शोर में ज्यादा सुनाई पड़ता है। खड़े हो तुम रेड के पीछे, हाँ उतनी दूर से मैंने सुन लिया, अरे तुम नहीं है, हाँ तुम खड़े हो। हमने कहा खाओ कि नहीं खाओगे? तक खाएंगे। आगे पढ़ो, आगे है ग्लिसरॉल। क्लास है किसकी? केमिस्ट्री सर की। जाओ जाओ खुश रहो बेटा, इसको बंद कर दो। शाम को 6 बजे आज का टॉपिक है कैंसर। पिछला टॉपिक क्या था?